Hi dear students of class 10th English Literature, greetings, this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. We welcome you to the third chapter of the textbook First Flight. The chapter is two stories about flying and we are going to study second part of this chapter, Black Aeroplane, that is written by Frederick Forsyth. स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस चैप्टर के उन पैराग्राफ्स को स्टडी करना शुरू करें जो कि इस लिटरेचर में हमें स्टडी करने हैं, आइए थोड़ा सा इस ब्लैक एरोप्लेन को लेकर के थोड़ा सा समराइज कर देते हैं और पिछले जो पैराग्राफ्स हमने स्टडी किए हैं उसको हम यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर इसके टाइटल को लेकर हम आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक एरोप्लेन, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है द ब्लैक एरोप्लेन। तो हमने अपनी वीडियो में दोनों ही टाइटल्स को यूज़ किया है, दोनों ही अपनी जगह सही माने जाएंगे। द ब्लैक एरोप्लेन एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर जो नरेटर हैं वो एक पायलट हैं और वे फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ उड़ान भरते हैं अपने ओल्ड डकोटा DS-088 को लेकर के। रात का समय है, 1:30 बजा हुआ है, आसमान बिल्कुल साफ है, सितारे निकल रहे हैं और वह घर जाने की जल्दी में है। वह घर जा कर के अपने घर इंग्लैंड में अच्छा सा नाश्ता करना चाहते हैं और हॉलिडे को एंजॉय करना चाहते हैं। उनके माइंड में यही ड्रीम चल रहा है। वह बड़े ही स्मूथली अपने एरोप्लेन को उड़ाते हुए गुजरते हैं। 150 किलोमीटर गुजरे होंगे फ्रांस को पीछे छोड़े हुए। इतने में ही वे क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टॉर्म क्लाउड उनके सामने आ जाता है और ये उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि उनका जो कॉकपिट है उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वह काम करना बंद कर चुके होते हैं और यहाँ तक कि रेडियो सिस्टम फेल हो जाता है। और सबसे बड़ी मुसीबत उनको ये दिखाई देती है कि जो उनका पेट्रोल है लास्ट टैंक में वो बहुत ही कम रह जाता है। अगर वे अपने एरोप्लेन को सीधे क्लाउड से निकालते हैं तो रास्ता कम पड़ता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है कि उनको न तो डायरेक्शन पता लगेगी, क्योंकि उनका जो कंपास है वो भी ख़राब हो चुका है और बहुत सारे अंदर के फंक्शंस बिगड़ चुके हैं। जहाज़ स्टॉर्म के अंदर किस दिशा को लेगा, क्या उसकी हालत होगी, ये भी निश्चित नहीं है और ख़तरा ज़्यादा है। और अगर वे उस स्टॉर्म से राउंड अबाउट इधर उधर घुमा कर ले जाते हैं तो पेट्रोल ज़्यादा खर्चा होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी और इतना सफिशेंट पेट्रोल उनके पास है नहीं। फिर उनके दिमाग में एक बात और आती है कि उन्हें इंग्लैंड जाना है और अपना प्यारा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है। ये सब सोच करके वह बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं और अपने इस एरोप्लेन ओल्ड डकोटा 088 को ये एंट्री दे देते हैं स्टॉर्म में और सीधे स्ट्रेट एंट्री कर जाते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि अंधकार ही अंधकार होता है और उस अंधकार में ये पूरी तरह से कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें। लेकिन अचानक से वहाँ पर जब ये ख़तरे में होते हैं तो एक ब्लैक एरोप्लेन जिसके विंग्स में कोई लाइट नहीं होती उनको अपने साथ उड़ता हुआ नज़र आता है। वह उसमें बैठे हुए पायलट को देखते हैं और इस इंडिकेशन पर कि वह उस पायलट के पीछे आए, वह उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर पैराग्राफ 7 से कि क्या स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है। आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ 7 से। आपने पैराग्राफ नंबर 6 जिसको हमने टाइटल दिया था डिजेक्शन एंड मिरेकल, तो डिजेक्शन का क्या मतलब था कि राइटर बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड थे, निराश थे कि अब क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, डेथ सामने खड़ी थी, खतरे में वे थे। तभी कुछ मिरेकल होता है। मिरेकल मीन्स ईश्वर का चमत्कार होता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन उनके पास से गुजरता है और उनको इंडिकेट करता है फॉलो मी। ही वॉज सेइंग मीन्स वह पायलट राइटर से कह रहा होता है, नरेटर से, कि मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। ये बड़ी स्ट्रेंज बात थी कि उस पायलट को पता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी। नरेटर ने सोचा कि वह उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने नॉर्थ की तरफ अपना एरोप्लेन को टर्न किया इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, और इनके डकोटा एरोप्लेन के सामने वह अजनबी एरोप्लेन जो कि ब्लैक था उड़ रहा था। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। और वह जो भी बहुत ही काइंड नेचर वाला जो पायलट था जो ब्लैक एरोप्लेन में था, वह बहुत ही समझदारी से नरेटर को हेल्प करना चाहता था।
आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह से नरेटर ने अपना एरोप्लेन उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे लगा दिया और वह उसका अनुसरण करने लगे, उसका पीछा करने लगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 7th नंबर पैराग्राफ को हम यहाँ पर टाइटल देंगे हेल्प्ड बाय अ स्ट्रेंजर, और आप कह सकते हैं ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन, यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी बात सोचेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ब्लैक एरोप्लेन आया और उसने नरेटर की किस तरह से हेल्प की। इसके बाद हम 8 पैराग्राफ पर आते हैं और 8 पैराग्राफ क्या कहता है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। उड़ान भरते भरते आधा घंटा हो गया था और ये ब्लैक एरोप्लेन अभी भी नरेटर के सामने था। इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि अब इस मेरे वाले डेकोटा एरोप्लेन में केवल इतना फ्यूल बाकी था कि मैं 5 से लेकर 10 मिनट तक की ही फ्लाइट भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। फ्राइटन मीन्स डरा हुआ होना। मेरे दिल में फिर दोबारा से दहशत हावी होने लगी। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। फिर धीरे धीरे करके वह जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वह नीचे की तरफ जाने लगा। अब यहाँ पर आप देखिए, नरेटर ने यह सोचा ही था कि उनके पास उड़ान भरने में केवल 5 से 10 मिनट ही हैं और यदि वह इंग्लैंड पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो उनका नीचे उतरना नामुमकिन है और मृत्यु निश्चित है। लेकिन इतना सोचना ही था कि वह स्ट्रेंज एरोप्लेन जो उनके आगे उनको लीड कर रहा था, रास्ता दिखा रहा था, वह तुरंत नीचे की तरफ उतरना शुरू होता है। और यहाँ पर डियर लर्नर्स, नीचे उतरने का मतलब आता है आपका कि नीचे जो है एयरपोर्ट आ चुका है और एरोप्लेन को नीचे उतरना है। अब क्या हुआ? बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और नरेटर ने भी वैसे ही नीचे उतरना शुरू किया। अभी तक वह तूफान चल रहा था। इट मीन्स उस तूफानी बादल में नरेटर ने उस ब्लैक एरोप्लेन के साथ नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आप जो इस टाइटल का जो नेम लिखेंगे, वह इस टाइटल का जो भी आप नेम लिखेंगे वह नेम आप लिखेंगे, देखिए पॉइंट नंबर 8 में यहाँ लिखेंगे आप चेज। क्या लिखेंगे? चेज। तो इस 8 नंबर को हमने टाइटल दिया चेज। चेज का मतलब है एक ओबीडियंट बच्चे की तरह से उस राइटर ने उनका पीछा किया और फिर वह धीरे धीरे करके चेज पूरी हुई और एरोप्लेन नीचे उतरने लगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं अब 9 नंबर पैराग्राफ पर। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। फिर क्या हुआ कि जब बादल छट गए, स्टॉर्म क्लाउड्स हट गए, अचानक से राइटर को नीचे 2 लंबी सीधी पट्टियां लाइट से भरी हुई लेखक को अपने सामने दिखाई दी। आप इसका मतलब समझ रहे होंगे कि जो एयरपोर्ट था, जो पट्टी थी, हवाई पट्टी, वह नरेटर के सामने आ चुकी थी। नरेटर इंग्लैंड के एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर थे। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, यानी एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर थे और राइटर बेइंतहा खुश थे। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित हूँ। टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं मुड़ा अपने उस दोस्त की तरफ जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, मतलब जैसे ही नरेटर ने अपना एरोप्लेन उतारना शुरू किया वैसे ही उसे याद आया अपने उस फ्रेंड की, और जैसे ही उसने उस फ्रेंड को टर्न करके देखा वह उसका दोस्त वहां पर नहीं था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, स्काई बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं नहीं देख पाया। तो इसका क्या लिखेंगे आप? इसका टाइटल आप लिखेंगे डिसअपियरेंस
या लिख सकते हैं डिसअपियरेंस ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। तो डिसअपियरेंस से आपको पूरा याद आ जाएगा कि कौन सी डिसअपियरेंस थी। तो आपको याद आ जाएगा कि जब हवाई पट्टी पर नरेटर ने अपने डकोटा को नीचे उतारना शुरू किया तो उन्हें याद आया अपने उस ब्लैक एरोप्लेन वाले फ्रेंडली पायलट की। उन्होंने उसकी तरफ को मुड़कर देखा तो सारा आसमान साफ था, वहां कोई प्लेन नहीं था। अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 10 पर। पैराग्राफ नंबर 10 को आप अच्छे से देखिएगा। पैराग्राफ नंबर 10 कहता है आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा। तो राइटर ने क्या किया, राइटर ने लैंड किया लेकिन वे बिल्कुल भी सॉरी नहीं थे, परेशान नहीं थे अपने इस ओल्ड डकोटा से उतरने पर। नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर मीन्स वह जगह जहां से एरोप्लेन्स को ऑपरेट किया जाता है। ये लाइन बहुत अहम है और इसके ऊपर एक शॉर्ट आंसर आ सकता है, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। व्हाई डज द राइटर से दिस? तो यहाँ पर कहने में ये रीज़न हो सकता है कि राइटर जब अपने ओल्ड डकोटा से उतरे तो वे इसलिए सॉरी नहीं थे। पहली बात तो ये कि जब हम किसी पुरानी चीज़ से जिससे हमारा लगाव होता है, जिससे हम यूज़ करते रहते हैं, चाहे वो एरोप्लेन ही हो, और हम ये सोचकर नीचे उतरे कि अब मैं इसे कभी नहीं उड़ाऊंगा, तो दुख होता है छोड़ते हुए। लेकिन राइटर को यहाँ अपने इस ओल्ड डकोटा को लैंड करने में और वॉक अवे वहाँ से चले आने में, हटने में कोई दुख नहीं था, क्योंकि वे ये सोच रहे थे कि किसी भी तरह से वह सुरक्षित उतरे हैं, वह इसे अब कभी नहीं उड़ाएंगे। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं एक कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई वुमन के पास गया और मैंने पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह नाउन क्लोज है और नाउन क्लोज में जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं जिसका हिंदी में अर्थ की इससे निकलता है कि मैं कहाँ था, तो सब्जेक्ट हमेशा बिगिनिंग में आता है और बाद में मैं कहाँ हूँ को भी अब पास में वॉज करते हैं। तो यहाँ पर राइटर पूछते हैं कि मैं कहाँ था और वह दूसरा पायलट कौन है। तो है को यहाँ पर था लिखा गया है और सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। यहाँ पर इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता। तो राइटर ने किससे पूछा? राइटर ने पूछा वहाँ की ऑपरेटर से जो कि कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी कि मैं कहाँ था और वह जो दूसरा पायलट था वो कौन था। अब इस लेडी से आप क्या समझते हो कि पूछने का क्या तात्पर्य था? एक्चुअली जो कंट्रोल रूम में होते हैं वे रडार सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं और उन्हें स्काई के अंदर होने वाली हर एक्टिविटी का पता रहता है। चूंकि जो नरेटर है वो तो एक पायलट था, उसे केवल अपने एरोप्लेन का पता था, एक्स्ट्रा जानकारी नहीं थी, तो उसने ये आशा की थी कि वह उस पायलट को जान पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो बड़ी अजीब बात हुई। अजीब बात यह हुई कि उस लेडी को तो उस एरोप्लेन और उस माहौल और उस स्टॉर्मी वेदर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। क्योंकि मैं उसको थैंक यू कहना चाहता था इसलिए मैंने सारी बातें पूछी थी। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है व्हाई डिड द राइटर आस्क द वुमन सो, तो आप आंसर देंगे द पायलट वॉन्टेड टू आस्क एवरीथिंग फ्रॉम द वुमन बिकॉज ही वॉन्टेड टू थैंक हिम। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। इस लाइन से क्या पता चलता है कि उस लेडी को कुछ पता ही नहीं था। उसने मेरी तरफ बड़ी हैरत से देखा। हैरत से कब देखा जाएगा? हैरत से जब देखा जाएगा जब मान लीजिए आपसे कोई बड़ी अजीब बात कर रहा हो जिसका आपको तनिक भी नॉलेज ना हो। एंड देन लाफ्ड, और फिर वह हंसने भी लगी। एनदर एरोप्लेन, दूसरे एरोप्लेन की बात कर रहे हैं आप। अब देयर इन द स्टॉर्म, वहां तूफान था। नो 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 अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। आज रात तो आपके अलावा कोई और एरोप्लेन उड़ा ही नहीं था, केवल आप ही आसमान में थे। योर्स वॉज द ओनली वन एज आई कुड सी ऑन द रडार, और रडार पर तो केवल आप ही का एरोप्लेन मुझे दिखाई दे रहा था। तो यहां पर आप लिखेंगे ओपनिंग ऑफ मिस्ट्री, MYSTRY, यानी जब वो जानना चाहता था कि एरोप्लेन कौन किसका था और ये जो पायलट था ये कौन था, वह इस पायलट को जो ओल्ड डकोटा से बिलोंग करता था नहीं मिला, उसको कोई जानकारी नहीं मिली। इट मीन्स सब कुछ अभी भी सीक्रेट था, मिस्ट्री ओपन नहीं हुई। पैराग्राफ नंबर 11 में आप जानेंगे, क्या जानेंगे? पैराग्राफ नंबर 11 में आप देखेंगे सो हु हेल्प मी
टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, कि बिना कंपास और बिना रेडियो के किसने मेरी हेल्प की। तो ये तो बात जाहिर है कि माइंड में आएगी कि ना रडार पर कोई इंडिकेशन आया, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की थी कि एक अजनबी ब्लैक एरोप्लेन आया और मेरी हेल्प करके डिसअपियर हो गया। तो राइटर के दिमाग में चल रहा था कि मेरी मदद किसने की, मेरी मदद करने कौन आया। दे आर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो, जबकि मेरे एरोप्लेन में ना तो कंपास सही काम कर रहा था और ना ही रेडियो सही काम कर रहा था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में तो फ्यूल भी नहीं था। Who was the pilot on the strange black aeroplane? आखिर वह पायलट कौन था जो मेरे इस ब्लैक एरोप्लेन जो मेरे डकोटा को बचा लाया उस ब्लैक एरोप्लेन में। इट मीन्स सेंटेंस थोड़ा यहाँ गड़बड़ है, यहाँ समझ सकते हैं कि वह ब्लैक एरोप्लेन वाला जो पायलट था वह कौन था जो मेरे डकोटा को मेरे साथ बचा लाया। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, उस तूफान से उड़ते हुए, विदाउट लाइट्स, जबकि लाइट्स भी नहीं थी। इट मीन्स द राइटर केप्ट ऑन थिंकिंग द मिस्ट्री बट ही वॉज अनेबल टू सॉर्ट इट आउट। उन्हें बिल्कुल नहीं पता चला अभी भी कि वह ब्लैक एरोप्लेन किसका था, पायलट कौन था और किसने उनकी हेल्प की, और यहाँ तक कि वो रडार पर भी नहीं दिखाई दिया था। इसलिए कंट्रोल रूम से रिलेटेड जो पर्सनल थे, जो व्यक्ति थे, उनको भी ये बात नहीं पता थी। तो इन दोनों स्टोरीज में हमने सीखा कि हमें किसी भी परेशानी के समय में हौसला बनाए रखना चाहिए और हौसला बनाए रखने पर बड़ी जीत होती है। अब आइए देखते हैं इनके टेक्सचुअल क्वेश्चंस को कि ये क्वेश्चंस हम कहां से इजीली आंसर दे सकते हैं। पहला टेक्सचुअल क्वेश्चन है, आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, वह रिस्क क्या था और नरेटर ने यह रिस्क क्यों लिया। तो देखिए, आपको याद होगा कि जब अचानक से 150 किलोमीटर जब पेरिस पीछे छूट गया था इंग्लैंड की तरफ जाते हुए, तो नरेटर ने देखा कि जो विशाल काय पहाड़ स्टॉर्म के सामने आ गए थे बादलों के रूप में, तो उनके अंदर जाना रिस्क था। और नरेटर ने इसको क्यों एक्सेप्ट किया, रिस्क क्यों उठाया, क्योंकि एक तो उनके जो टैंक था उसमें पेट्रोल दूसरे टैंक में भी नहीं था, पहले में तो था ही नहीं, और दूसरी बात उनको अपने घर हॉलिडे एंजॉय करने की बात मन में बहुत ही तीव्रता से आ रही थी। तो इस टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आप पैराग्राफ नंबर 3 और 4 से देख पाएंगे। आइए देखते हैं 3 और 4 में। तो 3 और 4 में जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें वह सारी कंडीशंस मिल जाती हैं जो आंसर के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ पर पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी से लेकर के ये पूरे दो पैराग्राफ हैं, यहाँ से आपको इनका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर 1। इसके बाद वापस हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जो कि पैराग्राफ नंबर 5 में मिलेगा। ये क्वेश्चन कहता है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ए फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जब नरेटर ने एरोप्लेन को स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म डाल दिया तो उन्हें क्या लगा, तो आपको याद होगा वहां पर पूरी तरह से अंधेरा हो गया था, ठीक है, और अंधेरा होने पर उन्हें सब कुछ दिखना बंद हो गया था। तो ये सारी चीजें आपको इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, यानी हवा में उस एरोप्लेन की हालत बिगड़ गई थी और वह इधर उधर भटक रहा था। तो ये सारा पोर्शन आप जो है पैराग्राफ नंबर 5 से यहाँ से आंसर आपको मिल जाएंगे। आंसर लिखने में आप कोशिश करें कि टेक्सचुअल लैंग्वेज लिखें और टेक्सचुअल वर्ड्स का यूज करें, और उसके बाद जहाँ पर आपको सपोर्टिंग मटेरियल देना पड़े वहाँ पर आप अपने सेंटेंसेस और अपनी वोकेबलरी का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाई डज नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। तो इसके आंसर में हमने आपको बताया था कि वह ओल्ड डकोटा से उतरने के बाद हालांकि उससे नरेटर को काफी लगाव था अपने पुराने प्लेन से, लेकिन वह इसलिए सॉरी नहीं था उससे अलग होने में, चूंकि वह बड़े परेशानी से बच करके आया था। तो इसके साथ साथ आप इसके आंसर्स को ध्यान से सुनिए। आप ये लिख सकते हैं, द नरेटर वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा बिकॉज ही हैड जस्ट हैड अ ब्रश विद डेथ।
ब्रश विद डेथ मीन्स बच कर आया था। हिज सेफ लैंडिंग वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल, और उसका बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। हिज विजिबल सेफ राइड एक्चुअली टर्न आउट टू बी a very harrowing experience when a storm caused him to lose control over the plane and left all safety devices dead too। और आपको पता है कि उसकी सारी सेफ्टी डिवाइसेस जो थी खराब हो गई थी, वह खतरे में था। The fury of the cloud storm that he had headed into was beyond his capacity to manage. He was totally dependent on the ability of the plane, but suddenly the arrival of a stranger saved him। तो आपको पता था कि वह बस बच गया था, नहीं तो इसका ये प्यारा ओल्ड डेकोटा और वह स्वयं दोनों ही समाप्त हो सकते थे। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। उस महिला ने जो कंट्रोल सेंटर में बैठे हुए थी इस पायलट पर बड़े अजीब तरह से क्यों देखा और वह क्यों हंसी। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं द वुमेन इन द कंट्रोल रूम लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली फॉर टू रीजंस। फर्स्ट बिकॉज ही हैड लैंडेड सक्सेसफुली एंड सेफली इन द फ्यूरियस स्टॉर्म। पहले तो इस स्टॉर्म से सेफ उतर जाना ही काफी हैरत की बात थी। वह नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग दैट नाइट, जबकि उस बिगड़े हुए मौसम की वजह से दूसरे जो एरोप्लेन्स थे वह उतरने में सक्षम नहीं थे और ना ही उनकी उड़ानें थी वे रद्द कर दी गई थी। सेकंड बात यह थी कि शी वॉज सरप्राइज एज द स्ट्रेंज क्वेरीज रिगार्डिंग द ब्लैक एरोप्लेन, कि नरेटर ऐसी ऐसी बातें पूछ रहा था जो कि उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में जो बड़ी सुनने में अजीब थी। उसे उसकी किसी बात का विश्वास नहीं था और वह रडार पर विश्वास करते हुए उसको बता रही थी कि वह केवल अकेला था एंड उसके अलावा कोई नहीं उड़ रहा था। द नरेटर्स क्वेरी दस पजल्ड हर, और नरेटर की क्वेरी ने उस लेडी को पजल कर दिया था। शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, और उसने बड़े अजीब तरह से उसको देखा। एज इट इज द मिरेकलस एस्केप ऑफ द नरेटर फ्रॉम द स्टॉर्म एंड हिज सेफ लैंडिंग वर इनफ ऑफ सरप्राइज फॉर हर। Her queries made the situation all more confusing. The woman in the control room didn't have the faintest idea about the black aeroplane, मतलब ब्लैक एरोप्लेन के बारे में वह तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकती थी। And all this asked by the narrator was very unusual, इसलिए वह उस पर हंसी थी। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, कि आपको क्या लगता है कि किसने मदद की नरेटर की सेफ उतरने में। तो इसको आप अपनी तरह से बहुत तरह से एज्यूम करके सोच करके इसके आंसर्स दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और इसी तरह से दूसरे चैप्टर्स, पोएम, आंसर्स, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, ट्रांसलेशन, सब के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कीप ऑन वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।